हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोप इंडिया का जो सेकंड फेज़ है वो आज से चालू हो रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिकन F-15 और यूएस का जो B-1B बॉम्बर है ये इंडिया अराइव कर चुका है। तो कल हमने बात करी थी B-1B लैंसर के बारे में ब्रीफ में, जिसमें हमने इसकी कैपेबिलिटी को डिस्कस किया था और किस तरीके की फायर पावर ये एयरक्राफ्ट लेकर आता है इसके बारे में भी ब्रीफ में बात करी थी। तो हमने बताया था कि कैसे ये एयरक्राफ्ट जिस एरिया के ऊपर फ्लाई करता है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, कितने वैरायटी के वेपन्स ड्रॉप कर सकता है, साथ ही साथ एंटी शिप और एंटी सबमरीन रोल भी परफॉर्म कर सकता है, माइंस ड्रॉप कर सकता है, एंटी शिप मिसाइल्स गिरा सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बॉम्बर है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसा एक भी बॉम्बर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें किसी बॉम्बर की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ अगर हमें बॉम्बर्स चाहिए तो क्यों चाहिए। तो यूएस द्वारा लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके ऑपरेशंस जो हैं ये काफ़ी फैले हुए हैं और दुनिया के दूसरे कोनों में भी जाकर इन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जिसके लिए लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। वहीं पर इंडिया की बात करें तो हमारी जो डॉक्ट्रिन है ये मोस्टली डिफेंसिव है। वहीं पर चाइना की भी डिफेंसिव हुआ करती थी, पर इन्होंने चेंज करके ऑफेंसिव डिफेंस जो है अपनी डॉक्ट्रिन को रखा है, जिसके अंतर्गत चाइना द्वारा भी काफ़ी भारी नंबर में बॉम्बर्स यूज़ किए जाते हैं। तो बॉम्बर्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बड़े एयरक्राफ्ट हैं, स्लो हैं, तो इनको ईजिली टारगेट किया जा सकता है, तो इनको यूज़ करने का इतना बेनिफिट नहीं है। खैर, ये चीज़ हम एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप नेवी के पर्सपेक्टिव में एक बॉम्बर को देखेंगे तो इनकी रीच इतनी ज़्यादा होती है और फायर पावर इतनी ज़्यादा होती है कि कम से कम एंटी सरफेस ऑपरेशंस के लिए ये एक फ्रिगेट की फायर पावर को पजेस करते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो फ्रिगेट्स हैं और डिस्ट्रॉयर्स हैं ये एंटी सरफेस ऑपरेशन के साथ साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये जो बॉम्बर्स हैं ये लॉन्ग रेंज में एंटी सरफेस ऑपरेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है या उसका बैटल ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट में ये बॉम्बर बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा जो P-8 एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ एंटी शिप रोल परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये हार्पून मिसाइल कैरी करते हैं। पर हार्पून मिसाइल की रेंज कुछ खास नहीं है। जो लेटेस्ट वर्जन है ये मैक्सिमम 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज देते हैं। तो ये जो P-8 है ये कुछ एंटी शिप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पर अगर एक कैरियर बैटल ग्रुप आपकी तरफ बढ़ रहा हो जिसके अगेंस्ट में अगर आपको ज़्यादा फायर पावर चाहिए तो ये उतने कारगर साबित नहीं होंगे। तो इंडियन नेवी द्वारा पास्ट में रशियन टुपोलेव Tu-142 एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता था, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट था। ये एयरक्राफ्ट टुपोलेव Tu-95 एयरक्राफ्ट से डराइव्ड था, जो कि हैवी बॉम्बर हुआ करता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा पहले बॉम्बर यूज़ किए गए हैं। तो चाइनीज़ थ्रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है और चाइनीज़ नेवी द्वारा जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट किए जा रहे हैं और हेविली आर्म्ड क्रूजर्स इंडक्ट किए जा रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और इफेक्टिव भी हो। तो अगर हम शिप टू शिप काउंटर करने के लिए आएंगे तो हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि उस चीज़ को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर अगर हमारे द्वारा कुछ हैवी बॉम्बर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हैवी फायर पावर के साथ आते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला, जो कि हमने कल डिस्कस किया, B-1B लैंसर है, अमेरिकन बॉम्बर है और 100 के नंबर में यूएस द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये बॉम्बर यूएस द्वारा 2025 से रिटायर किए जाने हैं, क्योंकि इनको B-21 रेडर के साथ रिप्लेस किया जाना है। तो ये हेविली मॉडिफाइड बॉम्बर्स हैं। इंटरनली 30,000 किलोग्राम के ऊपर पेलोड कैरी कर सकते हैं, एक्सटर्नली अराउंड 25,000 किलोग्राम के ऊपर पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो ये अनमैच्ड फायर पावर प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम ब्रह्मोस काउंट को देखें तो ये एक बार में कम से कम 6 ब्रह्मोस दूसरी एंटीशिप मिसाइल्स के साथ कैरी करने में सक्षम होंगे, अगर ब्रह्मोस इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाता है। बाकी ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं, तो ये क्विकली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज से मिसाइल फायर करने के बाद तुरंत ही वापस आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये रशियन है और ये टुपोलेव Tu-160 है, जिसे ब्लैक जैक भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली फास्टर है,
B1B के कंपैरिजन में और उससे ज़्यादा बड़ा भी है। साथ में एक और बात हम आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट दोबारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 2021 से इनका प्रोडक्शन दोबारा चालू किया गया है, तो वो भी हमें मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये बॉम्बर्स 2 इंटरनल वेपन बेस के साथ आते हैं, जिसके अंदर ये 45,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो एक ब्रह्मोस का जो वजन है ये अराउंड 3000 किलोग्राम का है। तो प्रॉपर मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि ये कितनी क्रूज मिसाइल एक बार में कैरी कर सकेंगे। साथ में ये रशियन एयरक्राफ्ट है, तो ब्रह्मोस इंटीग्रेशन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। साथ में ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये दोनों ही बॉम्बर हेविली मॉडिफाइड है और मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आते हैं। लेकिन जो B1B है इसका प्रोटेक्शन स्वीट, एवियोनिक्स स्वीट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। साथ में इसके आर्चेस को भी कम रखने की कोशिश करी गई है और फ्रंटल आर्चेस इसका काफ़ी कम निकलकर सामने आता है, जिसकी वजह से जो शिप के ऊपर बड़े रडार लगे होते हैं उनसे इसका डिटेक्शन भी काफ़ी बाद में होगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि B1B को मॉडिफाई किया गया है, इसके कॉकपिट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हैं। साथ में रडार जो कि पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार था, इसको अब AESA रडार से रिप्लेस कर दिया गया है। और यहाँ पर APG-83 स्केलेबल एजाइल बीम रडार को लगाया गया है, जो कि एक्चुअली F-16 के नए वर्जन्स में लगा आता है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज देता है। पर यहाँ पर जो रडार लगा है ये एक्चुअली बड़ा है और इसे AN/APG-83 GS या फिर ग्लोबल स्ट्राइक कहा जाता है। तो B1B का केस ये है कि यूएस द्वारा ये एयरक्राफ्ट रिटायर किए जाने हैं, पहले ही मॉडिफाई कर लिए गए हैं। तो अगर हम यूएस से इनको लेते हैं तो ये हमें चीपली मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम टुपोलेव Tu-160 को देखते हैं तो ये दोबारा से बनाए जा रहे हैं और ये हमें एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाले हैं। इनकी मेंटेनेंस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। साथ में इनको मॉडिफाई तो किया गया है पर B1B ज़्यादा एडवांस है। तो अगर ब्रह्मोस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है तो B1B हमारे लिए एक बेटर फिट हो सकता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम ऑप्ट कर सकते हैं और 5 से 10 के बीच में इन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया जा सकता है, जो कि हमारी नेवी को सफिशिएंट फायर पावर प्रोवाइड कराएंगे ग्रोइंग चाइनीज सरफेस वेसल थ्रेट के अगेंस्ट में। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई इंटरेस्ट है या नहीं है इस पर क्लैरिटी नहीं है। पहले डेफिनेटली शोकेस किया गया था और बात ये भी चली थी कि इंडियन नेवी इंटरेस्टेड हो सकती है टुपोलेव 160 को एक्वायर करने में, लेकिन वो बात कब खत्म हो गई इसका पता ही नहीं चला। तो ये बॉम्बर्स डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि हमारे द्वारा इनको प्रेफर किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।